नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज में। आप सभी को पता होगा कि इस सॉल्यूशन सीरीज में हम कक्षा 10 के लिए भारतीय भवन की जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, प्रत्येक पुस्तक के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देख रहे हैं। यदि आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं और भारतीय भवन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिकी के अध्याय 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। यदि उन प्रश्नों में आप सभी को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे, हमसे वो क्या पूछ रहे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे और उनका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है ये लिखने और समझने का हम प्रयास करें। चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका हम हल लिखते हैं। अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन, इसका दीर्घ उत्तरीय का 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि सचित्र व्याख्या करें। इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ए और बी। इसमें ए नंबर प्रश्न कह रहा है पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बी नंबर कह रहा है कि पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। दोनों प्रश्नों को समझिए, दोनों क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि दोनों प्रश्नों को चित्र बना के इसकी व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे पहला प्रश्न में कह रहा है कि पानी में कोई छड़ी डूबी हुई है, वो तिरछी रखी हुई है, तो वो अपने सतह से क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इस चीज की व्याख्या करनी है। तो इसका चित्र हम इस प्रकार से बना देंगे। आप इस चित्र को पेंसिल से बनाइएगा। एक टब बना लेंगे, टब में पानी भरा हुआ बना लेंगे। आप ऐसे करके पेंसिल से डैश डैश बना सकते हैं, या पेंसिल का नीब ऐसे रख के और थोड़ा थोड़ा सा घसीएगा तो ये इस प्रकार का थोड़ा सा एक डार्क साइड का चित्र बन जाएगा। इसके बाद इस सतह को थोड़ा सा मोटा बना लेंगे। मोटा बनाने के बाद यहाँ पे एक छड़ी बना लेंगे, जो इस प्रकार से वास्तविक रूप से दिखाएंगे। उसके बाद इससे निकली हुई प्रकाश की किरणों को, इस बी बिंदु से निकली हुई प्रकाश किरणों को हम ऐसे लेके जाएंगे। हम जानते हैं कि ये पानी और ये वायु है। ऊपर वायु ही रहेगा ना, और नीचे अंदर पानी भरा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पानी एक सघन माध्यम है वायु की तुलना में, और वायु एक विरल माध्यम है पानी की तुलना में। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी ना, इस सतह पे पड़ के अपवर्तित होंगी। और यहाँ पर इस बिंदु पे यदि हम लंब डालेंगे तो सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी किरणें, तो इस प्रकार से निकलेंगी। यहाँ से हम 2 किरणों को लेके बना रहे हैं। और यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति है या आप हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये छड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से ये किरणें जा रही हैं। इस किरण को यदि हम ऐसे डैश डैश करके आगे मिलाएंगे ना, तो ये इस बिंदु पे आके मिलेंगी, जहां कटेगी वहीं पे ये छड़ी हुई मुड़ी हुई दिखाई देगी, आभासी प्रतीत होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का यह एक घटना है जिसके कारण इस प्रकार से चीजें दिखाई देती। तो इसको हम लिख के भी व्याख्या कर सकते हैं कि पानी में अंशतः डूबी या तिरछी रखी हुई कोई एक छड़ी है, जो सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सेम 2 नंबर जो बी नंबर प्रश्न है कि पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों मालूम कम पड़ती है, इसके लिए भी सेम उत्तर होगा कि पानी भरी बाल्टी की गहराई प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम मालूम पड़ती है। और इसका भी हम चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के लिए एक टब बना लेंगे, एक बाल्टी बना लेंगे, जो भी आप बनाना चाहते हैं पेंसिल से ऐसा बना लेंगे। और यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई, जैसे कि यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, या यहाँ पे बाल्टी बना सकते हैं। तो बाल्टी की जो गहराई होगी वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी कम दिखाई देगी, और ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। आशा है कि इस प्रकार से चित्र बना के प्रश्न संख्या 1 को आप व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों के अलावा कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी आधार पे कि क्यों प्रकाश के अपवर्तन द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है और क्यों होती है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। किरण आरेख से समझाएं। किरण आरेख से कैसे समझाएंगे, इस चीज को देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक आयताकार सिल्ली है। आयताकार सिल्ली है, और ये क्या है, कांच की बनी हुई है। कांच की सिल्ली है ना, इसके ऊपर देखेंगे तो हवा होगा, और ये हवा में रखी हुई है तो इसके नीचे भी हवा होगा। अगर कोई हम एक किरण ये ले रहे हैं, जो हम प्रकाश की किरण ले रहे हैं, ये कांच पे आपतित हो रही है इस बिंदु पे, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और विरल माध्यम कौन सा है, जो ऊपर वाला माध्यम है, तो फिर ये क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी।
यहाँ पे यदि हम एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं, तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा। इसको आई डैश मान लेते हैं, ये आई है, ये आर है, तो इसको आई डैश, इसको आर डैश बना लेते हैं। जब आप इस किरण को, कौन सी किरण को, जो पहले आपतित हो रही है, मूल रूप से इसको अगर आप सीधा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये जो अपवर्तित होकर किरण निकल रही है, इसको निर्गत किरण नाम देते हैं। तो ये निर्गत किरण और ये किरण आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है। और आप सभी ने ये भी जाना है कि इसके बीच की जो लंबवत दूरी है होती है, इसको हम पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से चित्र बना के हम दिखा सकते हैं, और इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली से तिरछी होकर गुजरती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर प्रकाश किरण जब कांच से बाहर निकलती है, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ पे चित्र में एओ आपतित किरण है, एडी आपतित किरण का काल्पनिक रूप है, और बीसी निर्गत किरण है, और पीक्यू पार्श्विक विस्थापन हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चले, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 3 हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों में प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। हम लोगों ने इस चीज को समझ रखा है। मैंने आप सभी को लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो ये प्रश्न आया था, इस प्रकार का प्रश्न, वहां पे भी अच्छे तरीके से समझाया है। दीर्घोत्तरीय में भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जिसमें आपको चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए, तो चित्र के ही आपको नंबर मिलते हैं। और कुछ चीजें कहीं कहीं ऐसी होती है जहां पे आपको व्याख्या भी करना होता है, तो आप व्याख्या करेंगे तो आपको और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इस चित्र में हमको कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इन दोनों को चित्र के माध्यम से समझाना है, किरण आरेख के माध्यम से समझाना है। तो हम समझा सकते हैं, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये हमारा प्रकाश केंद्र है, और इस प्रकाश केंद्र से होकर ये एक रेखा जा रही है जिसको हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। हम जानते हैं कि इस सतह का ये वाला केंद्र है, जिसको हम फोकस दूरी का दुगनी दूरी कहते हैं। ये जो फोकस है, इसकी दूर बीच की और केंद्र की जो बीच की दूरी है प्रकाश केंद्र की, इसकी ये दुगनी दूरी होती है। ऐसे ही इस सतह का जो केंद्र है, ये वाला केंद्र है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब आती है, तो ये लेंस से अपवर्तित होके एक बिंदु से होकर जाती है, और ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दो किरणों को लेकर यहाँ पे समझाया गया है चित्र में कि ये बिंदु इस बिंदु से होकर जा रही है, जिसको हमने F2 नाम दिया है, और F2 इसका क्या है, फोकस कहलाएगा। फोकस की परिभाषा में भी हम लोगों ने जाना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, वही उसका फोकस होता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप एक और चीज समझेंगे कि लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी पदार्थ से बना होता है, जैसे कांच हो गया, इससे बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ से जो किरणें आ रही हैं, तो इधर कहीं काट रही है मुख्य अक्ष को। यदि हम एक काम करें कि लेंस के इस ओर से, हम बाएं से पहले ले रहे थे, अब दाएं से लेते हैं। दाएं से जब किरणें आएंगी, तो ये अपवर्तित होकर एक दूसरे बिंदु से होकर मुख्य अक्ष को काटेंगी। कोई भी किरण जो दाएं से आएंगी, ये भी अपवर्तित होकर एक बिंदु से जाएगी और ये मुख्य अक्ष पे एक बिंदु पे काटेगी। इसे भी हम फोकस ही कहेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस उत्तल लेंस के दो फोकस हो गए। एक फोकस ये हो गया, एक फोकस ये हो गया। इन दोनों फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। और इन दोनों फोकस में किसी को भी हम प्रथम फोकस कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, ये कैसे निर्धारित करेंगे? यदि प्रकाश किरणें इधर से जा रही हैं, तो ये हमारा प्रथम फोकस होगा। अगर प्रकाश किरणें इधर से आ रही है, तो ये हमारा प्रथम फोकस होगा। इनका हमने यहाँ पे नाम दे दिया है ना, ये F1 नाम दे दिया है। आप चाहें तो इसको F1 कह सकते हैं, F2 की जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं। जो भी आप नाम देंगे उसको क्लियर करेंगे प्रश्न में, जहां भी आप इसे हल कर रहे होंगे कि ये वाला हमारा प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। हमने चित्र में, अगर इसको मैं मिटा दूं, तो यहाँ पे हमने चित्र में क्या दिखाया है कि इधर से बाएं साइड से किरणें जा रही है, तो उत्तल लेंस के दाईं ओर वाला जो फोकस होगा, ये प्रथम फोकस होगा, और ये बाईं साइड वाला जो फोकस होगा, ये द्वितीय फोकस होगा। तो इसको हम लिख के भी दिखा सकते हैं कि चित्र में F2 क्या है, प्रथम फोकस है, F2 प्रथम फोकस, और F1 क्या है, द्वितीय फोकस। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। अगले पेज पे चलते हैं। ये एक अवतल लेंस है जो किनारों पर मोटा और बीच में मध्य में पतला है। इसका यह प्रकाश केंद्र है, जिसको हम O से निरूपित करते हैं, और इसका भी ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पे अगर आप चित्र में देखेंगे, चित्र बना के हम इसी प्रकार से समझाएंगे। इसको चाहे तो हम भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान करें,
तो ये लेंस है, अवतल लेंस है, ये भी एक पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होगा। तो इस साइड से जब इसकी किरणें आएंगी तो ये अपवर्तित करता है, तो अपसरित कर देता है किरणों को। जब ये अपसरित करता है तो किसी एक बिंदु से आती हुई ये किरणें प्रतीत होती है। कौन सी किरणें? जो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये हालांकि किसी भी प्रकार की किरणों को अपसरित ही करता है। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई तो ये इसको इधर अपसरित कर दिया। अगर ये उत्तल लेंस होता तो ये एक बिंदु पे फोकसित करता है, अभिसरित करता है, और ये अपसरित करता है। इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसरित लेंस भी कहते हैं या अपसरण लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस बिंदु से आती हुई किरणें प्रतीत हो रही हैं। अगर इधर से आप कोई व्यक्ति देख रहा है तो इस बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे ही इस किरण को ऐसे दिखाया गया है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि यदि किरणें इस साइड से आ रही होती, दाएं साइड से, तो ये ऐसे अपसरित करता और ये किरण लगता कि F2 से आ रही है। ऐसी दूसरी किरण को भी हम ले सकते हैं जो लगेगा कि हमारी क्या आ रही है, F2 से आ रही है। तो इस स्थिति में भी इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर बाएं साइड से किरणें आ रही हैं तो बाएं साइड वाला जो फोकस होगा ये एक फोकस होगा, और दाएं साइड से आ रही है तो दाएं साइड वाला भी एक फोकस होगा। तो इसके भी दो फोकस होंगे। अब कौन सा प्रथम फोकस होगा, कौन द्वितीय फोकस होगा? ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में क्या होता है, ये किरणों को अभिसरित करती है एक बिंदु पे। तो इस साइड से किरणें आ रही हैं तो इसके अगले साइड, दूसरे साइड अगर बाएं से आ रही है तो दाएं साइड फोकस होता है, जिसको हम प्रथम फोकस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, यदि किरणें बाएं से आ रही हैं तो ये बाएं साइड वाला ही फोकस प्रथम फोकस कहलाता है, क्योंकि इस साइड से ही किरणें आती हुई प्रतीत होती है या अपसरित होती हुई इस बिंदु से प्रतीत होती है। तो ये हमारा प्रथम फोकस हो जाएगा। अगर दाएं साइड से आ रही है तो अवतल दर्पण में दाएं साइड का फोकस प्रथम फोकस हो जाएगा। जिस प्रकार से आप चित्र को दिखाएंगे उसी प्रकार से नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे चीजें मिटा दे रहा हूँ और जो चित्र हमने बनाया है इसके अनुसार हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि F1 प्रथम फोकस है और F2 द्वितीय फोकस। आशा है कि ये 3 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम में भी आएगा, ऐसे ही आप चित्र बना के जो चीजें व्याख्या करनी होगी, समझानी होगी, आप लिख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आप लिखना चाहें, जो मैंने आप सभी को समझाया, उसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 4 नंबर प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। हमने उत्तल लेंस के सामने रखे 6 स्थितियों के बारे में पढ़ रखा है कि यदि आप उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। उसमें से पहली स्थिति हम लोगों ने जो पढ़ी थी इसी की चर्चा कर रहा है कि एक उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है, कब कहाँ बनता है, जब वस्तु को आप उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चित्र में हमने दिखा रखा है, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये प्रकाश केंद्र है और प्रकाश केंद्र के साथ साथ ये हमारा फोकस है। ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी है। यहाँ पे वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में बाएं साइड रखी हुई है। इस वस्तु से ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं और ये अपवर्तित होकर इसके फोकस से जाएगी। ये हमारा प्रथम फोकस होगा और ये हमारा द्वितीय फोकस होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और किरण लिया है जो इसके प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, और हम सब जानते हैं कि कोई भी किरण जब प्रकाश केंद्र से होकर लेंस के जाती है तो बिना अपवर्तन के निकल जाती है। ये बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। और ये दोनों किरणें आपस में समानांतर नहीं है, एक दूसरे से अलग होती हुई जा रही है, तो ये कहीं भी जाके अनंत तक कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इधर इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस स्थिति में ये वाली स्थिति होती है जिसमें वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। वस्तु की ही ओर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आवर्धित, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और इसी चीज को हमें दर्शाना है और लिख भी देता है। हम ऐसे लिख देंगे कि उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। और इस चीज को हम चित्र बना के यहाँ पे दिखा देंगे। तो आशा है कि 4 नंबर प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा। कैसे पूछेंगे? कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिए। जो भी चीजें आपके मन में प्रश्न है कि ये चीजें कैसी हो रही है, क्या है, जो भी प्रश्न है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी पीडीएफ यूज हो रहा है इसे आप डाउनलोड कर सके तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। द नेक्स्ट क्लासेस क्लास 10 सर्च मार के जुड़ जाइए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख ही रहे हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा
और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए thenextclasses.com या द नेक्स्ट क्लासेस, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में निःशुल्क मिलेंगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और अंत तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं बताऊँगा कि आप वेबसाइट से भी इस पूरे अध्याय का या किसी भी अध्याय का एक्सरसाइज सॉल्यूशन या नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप सभी को सिखाऊँगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या कह रहा है? उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने? इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। 6 स्थितियाँ पढ़ी है। 6 स्थितियाँ यदि याद है हमें, उसको हमने कंठस्थ कर रखा है, तो ऐसे प्रश्न कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और आपको 5 नंबर के 5 नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ पे रख दें कि उसका प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो और वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो इसके लिए हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस की दुगनी दूरी पे यदि किसी वस्तु को रखेंगे ना, ये दुगनी दूरी है, ये फोकस है, फोकस की दुगनी दूरी है। यहाँ पे यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस पे बनता है। जो मुख्य फोकस होता है, प्रथम फोकस, इसकी दुगनी दूरी पे बनता है, वास्तविक बनता है अर्थात उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। और इसी चीज को हमें लिख देना। यदि हमें ये चीजें पता है, इसका किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाएगा। किरण आरेख खींचने के लिए कम से कम हम 2 किरणों को लेते हैं, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से काटती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक किरण हमने ये लिया, ये लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा। हमें जितना काम है उतना ही हम लोगों ने खींच रखा है। दूसरा किरण हमने लिया है जो प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है, ये एक दूसरे को ये इस बिंदु पे काटेंगे और ये फोकस की दुगनी दूरी पे ही प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से हम दर्शा देंगे और जो चीजें लिखनी होगी यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम 6 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 6 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार का है। ये कह रहा है कि किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। इस स्थिति में कह रहा है कि हमें किरण आरेख बनाना है। किस स्थिति का किरण आरेख बनाना है कि जब हम किसी वस्तु को अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में रखते हैं। फोकस दूरी की दुगनी दूरी बीच ये हो गई और अनंत इसके बाद का दूरी हो गई। इसके बीच में हम जब वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल लेंस के सामने, क्षमा कीजिएगा, तो ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रथम फोकस और फोकस दूरी की दुगनी जो दूरी होती है, यहाँ पे इसकी दुगनी दूरी की ये वाली चिन्ह होगी, ये वाली इसके बीच में बनती है, वस्तु से छोटी बनती है, उल्टी बनती है यानी वास्तविक बनती है और इसका किरण आरेख बना के हमें दिखाना है। तो किरण आरेख हम बना देंगे। इसको हम भाषा के साथ इस प्रकार से भी लिख देंगे कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब प्रथम फोकस और उसकी दुगनी दूरी के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। जो चीजें मैंने कही है उसी चीज को हमने भाषा के रूप में लिख दिया है। और इस प्रकार से लिखने के बाद यदि ये प्रश्न एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो 5 के 5 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर हार्सिंग बादगिन दीर्घिन का कोई त्रुटि आप नहीं करते हैं, ये भी जो भी चीजें यहाँ पे परिभाषित की गई है उत्तल लेंस में, जो भी चिन्ह दिए हुए हैं, जो भी अक्षर से निर्देशित किए गए हैं, सारी चीजें आप बनाते हैं, पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये इस पर अध्याय का मतलब दीर्घ उत्तरीय का ये अंतिम प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया स्पष्ट किरण आरेख द्वारा खींचे। इस स्थिति में क्या कह रहा है? ये भी 6 स्थिति में से एक स्थिति है, उसके गुण के आधार पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ये कौन सी स्थिति है, ये हमें पहचानना है। ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा कब वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। जिस स्थिति में भी ये स्थिति होती है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है यानी उल्टा होता है और बड़ा होता है वस्तु से, इस स्थिति को किरण आरेख के द्वारा से आपको स्पष्ट खींच के बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख निम्नलिखित है। किस स्थिति में होता है? जब हम वस्तु को उसके फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब फोकस के प्रथम जो फोकस होता है उसकी दुगनी दूरी और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। तो इसको भी हम चाहे तो भाषा के साथ लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसको दर्शा भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने इसकी फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं और इसका किरण आरेख खींचते हैं, तो इसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस का दुगनी दूरी, ये प्रथम फोकस की दुगनी दूरी ये है 2f2 और ये अनंत है, अनंत के बीच में बनता है।
इस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। बड़ा मतलब आवर्धित बनता है, उल्टा मतलब वास्तविक बनता है। तो इस चीज को हम ऐसे किरण आरेख की मदद से खींच के दिखा सकते हैं। ये अंतिम प्रश्न था जिसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके अलावा इस अध्याय से कई ऐसे प्रश्न हुए दीर्घ उत्तरीय के रूप में जो पूछे जाते हैं। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, आप इसे दर्शाइए या इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको हम कैसे इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसको उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में आप बताइए। तो इसे चित्र बना के बनाना होगा और ये 5 नंबर के रूप में प्रश्न पूछा जाए। इसके अलावा आवर्धन ज्ञात करने के लिए, आवर्धन हमने देखा है ना कि m बराबर v/u होता है या प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको भी दर्शाने के लिए पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं 5 नंबर के रूप में जो इस अध्याय से पूछे जाएंगे। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस किसी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बनाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो वो भी हमें समझाना होगा। सारी चीजें मैंने वेबसाइट पे डाल रखी है, उसे आप जाके पढ़ सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा जिसे आप पूछना चाहते हैं तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर की जानकारी पहले दी थी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चलिए मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं कि आप वेबसाइट से ये सारी चीजें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भारतीय भवन अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन का या तो आप नोट्स या इस अध्याय का पूरा सॉल्यूशन अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए हम गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे द नेक्स्ट क्लासेस। मैंने ऊपर ही सर्च कर रखा है तो ऊपर ही मेरा नाम आ रहा है। द नेक्स्ट क्लासेस मैंने पहले से सर्च कर रखा है तो ये ऊपर वाली वेबसाइट हमारी अपनी वेबसाइट है। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि आप यदि कक्षा 10 के भौतिकी के या विज्ञान के प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैथ्स के नोट्स दिए हुए हैं। मैथ्स के प्रत्येक अध्याय के 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय के नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी का भी आप खोल के देख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम समय बचा रहे हैं तो हम फिजिक्स पे चलते हैं, मतलब साइंस वाले सेक्शन में चलते हैं। इसमें ऊपर ही फिजिक्स है। पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे सामने नोट्स खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे लिखे हुए रूप में है तो इसको जो भी चीजें दी गई हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, पॉइंट वाइज सारी चीजें दी गई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के सभी के नोट्स दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य अध्याय के भी नोट्स दिए गए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर लें तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए अभी हम भारतीय भवन सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं तो हमें भारतीय भवन का सॉल्यूशन देखना है। यदि आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना चाह रहे होंगे तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं साइंस के सॉल्यूशन। चलिए हम भारतीय भवन के लिए आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देखिए ऊपर कोने पे कक्षा 10 भारतीय भवन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यदि आप फोन में देख रहे होंगे ना तो फोन में आपके लेफ्ट कॉर्नर में यानी कि बाएं हाथ के कॉर्नर में ऊपर 3 लाइन खींचा हुआ दिख रहा होगा। उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला नाम भारतीय कक्षा 10 भारतीय भवन सॉल्यूशंस आपको दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे पहले रसायन शास्त्र के जो भी अध्याय है इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन दिए गए हैं भारतीय भवन के। इसके बाद भौतिकी के दिए हुए। तो भौतिकी में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के अपवर्तन पे या इसके सामने क्लिक हेयर लिखा होगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने एक दूसरा पेज खोल के आ गया। इस पेज में अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं सबके प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए तो नीचे आप सॉल्यूशन स्क्रॉल करेंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। आप चाहते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखने के लिए तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारे हैं यहाँ पे है। ऐसे ही प्रत्येक अध्याय के लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन हमारे वेबसाइट पे है। अब आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, ये तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जिस पीडीएफ पे हम पढ़ रहे थे उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न खत्म होने वाला है ना, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के नीचे ही पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अध्याय 2 समाधान पीडीएफ डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हम गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे। एकदम आसान तरीका है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है।
यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सभी के पीडीएफ यहाँ पे है पीडीएफ रूप में। इसे आप सेव कर लीजिए या आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके गूगल ड्राइव के राइट कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेंगे, उस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, उसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? आशा है कि ये सभी प्रश्न और ये जो हमने तरीके बताए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के या कोई भी कंटेंट पढ़ने का या नोट्स डाउनलोड करने का आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।